क्या आप सभी जानते हैं कि दुनिया में करीब 1 करोड़ से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने को खुद का देश नहीं है, खुद की ज़मीन नहीं है। वो मारे मारे फिरते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स कहलाते हैं और तरह तरह की प्रताड़नाएं सहने को मजबूर होते हैं। तो आखिर किसी देश के सिटीजन होने का मतलब क्या है? किसी देश की सिटीजनशिप इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और अगर आप किसी देश के सिटीजन, किसी देश के नागरिक नहीं हैं, तो आपको कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ती हैं और क्यों? तो इन्हीं सब बातों के जवाब आज हम लोग जानेंगे। सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है आपकी लाइफ में, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में नागरिकता को लेकर किस तरह के प्रावधान हैं, और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में भी चर्चा करेंगे, और उसी से संबंधित सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो पिछले वर्षों कुछ विवादों के कारण में रहा। उसके बाद एनआरसी क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, और सीईए और एनआरसी में बेसिक डिफरेंस क्या है उस पर भी हम लोग गहन चर्चा करने वाले हैं। तो ये चर्चा बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, समझने को मिलने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिटीजनशिप है क्या, नागरिकता है क्या? तो सबसे पहले अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो आपको एक कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलती है। जैसे आप जापान जाइए, आप यूएसए जाइए, तो आप क्या कहलाएंगे? आप शुक्ला कहलाएंगे, आप मिश्रा कहलाएंगे, आप यादव कहलाएंगे? नहीं, आप इंडियन कहलाएंगे। तो ये आपकी कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। आपका इंडियन होना ये आपकी कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। तो जब आप किसी देश के सिटीजन बन जाते हैं तो आपको ये आइडेंटिटी मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी देश के सिटीजन हैं तो आप उस देश के फुल एंड इक्वल मेंबरशिप वाले नागरिक हो गए हैं, इक्वल मेंबरशिप वाले लोग हो गए हैं। अब फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का मतलब क्या है, ये इतनी इंपॉर्टेंस को है? देखिए, फुल का मतलब क्या है कि आप 24/7 किसी भी दिन किसी भी समय उस देश के नागरिक हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए यूएसए जाइए आप, तो आप यूएसए एक वीज़ा लेके जाएंगे, 7 महीने रहेंगे और फिर चले आएंगे, या तो आप अपनी वीज़ा की टाइमलाइन बढ़वाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस देश के नागरिक नहीं हैं। लेकिन आप देखिए, इंडिया में रहते हैं आप, इंडिया के किसी भी पार्ट्स में जाना है कि आपको वीज़ा लेने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं भाई। हम अपने देश में जहां मन हो वहां चाहें घूमें टहलें, जहां मन हो वहां निवास करें, तो हम उस देश के नागरिक हैं। इसलिए इसे बोलते हैं फुल मेंबरशिप। अब इक्वल मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी जरा देख लेते हैं कि आप किसी देश के नागरिक तो हैं लेकिन आप इक्वल मेंबरशिप के हकदार हैं। तो उसको जरा समझते हैं। देखिए क्या हुआ था इतिहास में। आप जानते हैं कि किंग था, एक राजा था, हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है इसके बारे में, और प्रजा थी। ठीक है, तो ये दोनों उस पर्टिकुलर क्षेत्र में निवास तो करते थे, लेकिन इसको सुप्रीम राइट्स थे और प्रजा एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट की जाती थी। मतलब किंग जो कह देगा प्रजा वो करेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि रह तो एक जगह रहे हैं लेकिन इनके बीच इक्वल मेंबरशिप नहीं है। किसी को सुप्रीम पावर है तो किसी को तवज्जो ही नहीं दी जाती है। समझ रहे हैं आप? अब आप देखिए, जैसे साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में किस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। अर्थात तुम काले हो तो तुम छीण हो, तुम हमारे सामने झुक के चलो, हमसे दूर होके चलो। ठीक है, वाइट्स का ये कहना था। आप जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप, ये जो वाइट्स हैं ये मानते थे कि हमें दुनिया को सुधारना है। वाइट्स मैन बर्डन की बात करते थे ये लोग। ठीक है, और इसी बहाने तरह तरह के अत्याचार करते थे ब्लैक्स पर। तो इसी संदर्भ में नेल्सन मंडेला, बहुत बड़ा नाम आप जानते हैं इस पूरी दुनिया के लिए, उन्होंने एक ऐसा मूवमेंट चलाया, अपनी जिंदगी के 35-37 साल जेल में काटे और साउथ अफ्रीका में जाके ब्लैक एंड वाइट्स को बराबर अधिकार दिलवाए। तो इसे बोलते हैं इक्वल मेंबरशिप। ऐसे ही आप देखिए, मार्टिन लूथर किंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मार्टिन लूथर किंग का नाम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूएसए में जो अपार्थाइड की नीति चलती थी, अपार्थाइड मतलब यही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो उसको खत्म करवाने का प्रयास किया। ठीक है, बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया। मार्टिन लूथर किंग एक बहुत बड़ा नाम है। आप जानते हैं अब्राहम लिंकन जी, जो आगे चल के यूएसए के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, इन्होंने निग्रो प्रथा को खत्म करवाया। निग्रो प्रथा क्या होती थी? आप ब्लैक हो, आपको बंधुआ मजदूरी करनी है, ये निग्रो प्रथा थी। आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास लेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि किस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, जेंडर के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। जैसे आप फीमेल्स हैं तो फीमेल्स लोगों को, आप जानते हैं हमारा भारत इकलौता एक ऐसा देश है जिसने स्वतंत्रता प्राप्त करते ही महिलाओं को बराबर वोट देने का अधिकार दिया।
ऐसे बहुत से विकसित कंट्रीज भी नहीं दे पाए थे। स्विट्जरलैंड कितनी बाद में जाके महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। बड़े बड़े कंट्रीज जो अपने आप को बहुत डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, लेकिन वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दे पाए थे। लेकिन हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत, उसने स्वतंत्र होते ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। तो समझ रहे हैं आप, इक्वल मेंबरशिप का मतलब यही होता है। आप किसी देश के नागरिक हैं, इतना महत्वपूर्ण होना तब नहीं है जब आप इक्वल मेंबर होंगे, अर्थात सभी लोग बराबर होंगे। तो ये मतलब होता है सिटीजनशिप के इक्वल मेंबरशिप होने का। अंडरस्टूड? तो सिटीजनशिप की इंपॉर्टेंस क्या है कि राज्य आपको बेसिक राइट्स प्रोवाइड करता है, आपकी सुरक्षा करता है। जैसे आप देखें, सूडान में मिलिट्री कू हो गया था, मतलब तख्ता पलट हो गया था वहां पे, तो जो वहां फंसे भारतीय थे उनको निकालने का प्रयास किया। तो आप चाहे भारत के अंदर हो या चाहे भारत के बाहर हो, राज्य आपको सुरक्षा देगा अगर आप भारत के नागरिक हैं तो। अंडरस्टूड? दूसरी बात, बेसिक राइट्स देता है आपको। अब देखिए, राइट टू वोट ये सिर्फ भारत के नागरिक के पास है, ये अन्य कोई विदेशी के पास नहीं है। अगर वो आके रह रहा है, अगर सिटीजन नहीं है, तो वो राइट टू वोट नहीं कर सकता है। वो इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, वो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है, एमपी नहीं बन सकता है, एमएलए नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे ये शर्त ही है कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। आप जानते हैं, प्रेसिडेंट के लिए 35 साल उम्र होनी चाहिए, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड की हो, और सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और इंडिया के सिटीजन हो। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे इन जो बड़े बड़े पद हैं वो भारत के नागरिक को ही मिलवाते हैं। अब देखिए, राइट टू वोट कितना इंपॉर्टेंट राइट है। मान लीजिए आप ऐसे व्यक्ति विशेष हैं, या ऐसे व्यक्ति विशेष का समूह ले लीजिए आप, जिनके पास राइट टू वोट नहीं है। ठीक है, अब इनके पास राइट टू वोट नहीं है, तो जो गवर्नमेंट शासन में है या शासन में आएगी, क्या आपकी समस्याओं को सुनने आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस गवर्नमेंट के लिए वोट बैंक का काम नहीं कर रहे हैं, वोट बैंक का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपके लिए ध्यान ही नहीं देगी। अगर आपके पास वोट है तो गवर्नमेंट आपके सामने जब भी चुनाव वक्त आएगा तो आपके सामने दरवाजा खटखटाएगी कि भैया बताइए क्या समस्या है, हम उसका कैसे निदान करें। लेकिन अगर आपके पास राइट टू वोट नहीं है, और बहुत से इलीगल माइग्रेंट्स देखिए जो भारत के सिटीजन नहीं है तो उनको राइट टू वोट नहीं मिलता है, वो किस तरह से झुग्गी झोपड़ियों और गंदी जगहों में रहने को मजबूर होते हैं। तो राइट टू वोट इतना इंपॉर्टेंट है। राइट टू वोट आप गवर्नमेंट को हम विवश कर सकते हैं कि भैया देखो हमारी समस्याएं सुनो, अन्यथा आप आने वाले समय के लिए सरकार से बेदखल हो जाओगे। अंडरस्टूड? तो राइट टू वोट इतना इंपॉर्टेंट है। और कितनी बेसिक राइट देती है, जैसे चाहे हमारे देश में गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को बराबर राइट देती है। चाहे वो स्लम्स में रह रहा हो, चाहे वो महलों में रह रहा हो, सबको बराबर राइट देती है। अब जैसे एक केस था, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें मुद्दा क्या था कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने देखा कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसके आसपास कुछ छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां बस गई हैं। ठीक है, अब मजदूर बेचारे क्या करें। ये आप देखेंगे, ये जो फिनोमिना है ये अक्सर होता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के पास, बड़े बड़े महलों के पास छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां बस जाती हैं। अब ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे काम करने आते हैं और समय बचाने के लिए आसपास ही निवास कर लेते हैं, तो वो एक स्लम्स में डेवलप हो जाता है। अंडरस्टूड? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, देखो भाई, अगर तुम्हें ये झुग्गी झोपड़ियां हटानी है तो इनको पहले एक अल्टरनेटिव सोर्स दो रहने का। ठीक है, इनको लिवलीहुड प्रोवाइड करो रहने के लिए। अगर आप इनको सोर्स नहीं दोगे, इनको लिवलीहुड नहीं दोगे, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? तो समझ रहे हैं, अगर वो स्लम्स में हों तब भी उनको उतना ही राइट है चाहे वो महलों में रहने वाले व्यक्ति को ना हो। तो ये होता है इक्वल मेंबरशिप का इंपॉर्टेंस। आप अमीर हैं तब भी वही हैं, आप गरीब हैं तब भी भारत के नागरिक हैं। अंडरस्टूड? तो आपने सिटीजनशिप के संदर्भ में बेसिक फिलॉसफी समझ ली और उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ लिया। अब आइए देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस तरह के प्रोविजन किए गए हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले यूपीपीसीएस जैसे एग्जामों में सबसे पहला सवाल बनता है कि सिटीजनशिप हमारे संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है, पार्ट 2, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 5 to 11। अब आइए एक एक आर्टिकल को देखते हैं और समझते हैं कि उनमें प्रोविजन क्या क्या है। अब आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान लागू होने के समय, संविधान हमारा कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950। उस समय किन किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी? पहली बात, वो डोमिसाइल होने चाहिए, मतलब उनका परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए, और उनके पास अगर सिटीजनशिप नहीं है तो अन्य कुछ शर्तें हैं, जैसे उनका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक, उसके दोनों में से कोई पेरेंट्स, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो, वो इंडियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो। अब जैसे ये किस लिए, मान लीजिए जो हमारे ऐसे महान क्रांतिकारी जो विदेश में रहकर भारत के लिए लड़ाई कर रहे थे, चाहे वो गदर मूवमेंट के लाला हरदयाल जी हो, चाहे वो श्याम जी कृष्ण जी वर्मा हो, ऐसे बहुत महान क्रांतिकारी, तो वो जब जाके विदेश में लड़ाई कर रहे थे तो जो उनके बच्चे हुए तो क्या वो भारत के सिटीजन कहलाने के अधिकारी नहीं है?
वो इतना महान काम कर रहे हैं और हम उनको भारत की नागरिकता नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो ये प्रोविज़न इसलिए ऐड किया गया था कि आपके माता या पिता में से कोई भी भारत में पैदा हुआ हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तीसरी बात, अगर संविधान लागू होने से 5 साल पहले अगर आप भारत में रह रहे हैं तब भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो हमने कौन कौन से अधिकार समझे कि एक तो डोमिसाइल होना चाहिए, दूसरा अगर आपका जन्म हुआ हो, तीसरा माता या पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, और अगर आप 1950 से 5 साल पहले लगातार भारत में रह रहे हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अंडरस्टूड? अब आर्टिकल 6 को समझते हैं। ये आर्टिकल 6 कहता क्या है? सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, अर्थात जो पाकिस्तान से लोग यहाँ आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि उस समय आप जान रहे हैं भारत में बंटवारा हुआ था, तो बहुत से इधर के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए, तो उससे रिलेटेड ये प्रोविज़न है आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में। तो आर्टिकल 6 में ये कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत आए, तो अब देखिए वहाँ परमिट रूल लगा दिया गया कि अगर भैया तुम 19 जुलाई 1948 के पहले आ रहे हो, 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए पाकिस्तान से भारत, तो तुम्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। और अगर इसके बाद आते हो तो 6 मंथ भारत में रहो, रजिस्ट्रेशन कराओ, सिटीजनशिप ले लो। अंडरस्टूड? मतलब 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए तो तुम्हें सिटीजनशिप वैसे मिल जाएगी, लेकिन मान लो इस डेट के बाद आते हो तो तुम्हें 6 मंथ यहाँ रहो और रजिस्ट्रेशन कराओ और सिटीजनशिप ले जाओ। अंडरस्टूड? अब इसके लिए ये होना चाहिए कि देखो भैया तुम्हारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार भारत में पैदा हुए हों। ठीक है, मतलब उनका बर्थ रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार होना चाहिए। अब आर्टिकल 7 क्या कहता है कि देखो भैया ऐसे लोग जो पाकिस्तान चले गए थे, किस डेट के बाद? मार्च 1 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन वो जब पता लगा कि पाकिस्तान तो भैया बेकार है तो भारत लौट आए, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है कि आओ भैया 6 मंथ रहो और ले जाओ सिटीजनशिप। ठीक, फिर से देखिए कि जो लोग पाकिस्तान चले गए लेकिन वो 1947 के बाद फिर से भारत आ गए तो 6 मंथ रहेंगे और सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी। क्लियर? आर्टिकल 8 क्या कहता है कि उनको सिटीजनशिप देने की बात करता है जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो लेकिन वो भारत के बाहर चले गए हों। अब जैसे ये किनके लिए दिया गया? जो भारत के बाहर एम्प्लॉयड हों, जैसे यूएसए में हो गया, या भारत से बाहर शादी हो गई, या एजुकेशन पर्पज़ के लिए गए हों, लेकिन उनको भी सिटीजनशिप मिल सकती है, बशर्ते ये शर्त होनी चाहिए कि उनके फादर या मदर में से कोई भी एक भारत में पैदा हुआ हो। अंडरस्टूड? आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि भैया अगर तुमने किसी भी देश की सिटीजनशिप नागरिकता स्वीकार कर ली हो वॉलंटरली, इच्छानुसार, तो तुम भारत के नागरिक नहीं रहोगे। सिंपल। आर्टिकल 10 ये कहता है कि अगर तुम गलत काम नहीं करोगे तो तुम्हें भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, अगर तुमने गलत काम किया तो भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। और आर्टिकल 11 ये कहता है कि देखो भैया हमने तो अभी कानून बना नहीं पाए, संविधान सभा ने कहा कि हमने तो अभी नागरिकता के ऊपर कानून बनाया नहीं, तो इसका अधिकार मैं पार्लियामेंट को देता हूँ कि पार्लियामेंट नागरिकता के ऊपर कानून बनाएगी। और पार्लियामेंट के भीतर कौन? होम मिनिस्ट्री इसको देखती है, होम मिनिस्ट्री देखती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। जैसे सिटीजनशिप इंडिया इज गवर्न बाई आर्टिकल 5 to 11 हम लोगों ने पहले डिस्कस ही किया। और ये नागरिकता कानून 1955 कितनी बार अमेंड हो चुका है? 1986 में सबसे पहली बार अमेंड हुआ, यूपीपीसीएस में पूछ लिया जाता है। 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में और 2019 में भी अमेंड हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा ध्यान देना होगा हम लोग को। उसके बाद हमारी जो नेशनलिटी है इंडिया की वो बाई ब्लड देखी जाती है, बाई ब्लड। जैसे बाई ब्लड का मतलब यही हुआ कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनका रिलेशन कैसा है? ब्लड रिलेशन ही तो है। जैसे उनके माता पिता अगर भारत में पैदा हुए हों और उनकी संतानें विदेश में पैदा हो गई हों, लेकिन वो भारत की नागरिकता लेने के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता भारत में पैदा हुए हैं, तो एक ब्लड रिलेशन के तौर पे है। लेकिन अगर आप यूएसए में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ सिटीजनशिप आपको बर्थ के आधार पर मिलेगी। बर्थ के आधार पर अगर आप यूएसए में जन्म लेते हैं तभी आपको सिटीजनशिप पूरी तरीके से मिल पाएगी। अन्य सिटीजनशिप मिलेगी ही, लेकिन आप वहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव अगर आप वहाँ पैदा नहीं हुए हैं तो नहीं लड़ सकते। ठीक है, भारत में आप पैदा हुए हों, चाहे नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा आप इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर लिए हों, तब भी आप भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यूएसए में अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो वहाँ आपको यूएसए की मिट्टी में पैदा होना होगा। क्लियर? नाउ
सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमें कितने तरीके से सिटीजनशिप देता है, नागरिकता देता है, तो इसके लिए ट्रिक है ब्रांड। मतलब पहली बात, अगर आप बाई बर्थ हुए हों, मतलब आप पैदा हो गए हों, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब इसका मिसयूज़ कैसे होता था? मान लीजिए कोई माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स आ गए भारत में और उन्होंने यहाँ शादी कर ली और मान लीजिए बच्चा हो जाता है, तो बच्चा को अधिकार मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगी। तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। तो बाद में जाके इसको चेंज किया गया और उसमें कहा गया कि देखो माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद इसको भी चेंज किया गया और कहा गया कि देखो दोनों लोग वैलिड होने चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होने चाहिए, कोई भी में से एक इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होगा। अंडरस्टूड? अब बाय डिसेंट वंश के आधार पर देखिए, तो जैसे हम लोग हैं जो 90s के लोग हैं, तो उन्हें वंश के आधार पर ही तो मिला है। जो आज भी पैदा होता है भारत में, तो उसे वंश के आधार पर ही तो मिलता है कि आपके पिता या ग्रैंड पा जो भी हैं वो भारत के नागरिक रहे होंगे, तो हम लोग को वंश के आधार पर मिल जाता है। अब जैसे पहले क्या था, कितना गलत कानून बना था कि सिर्फ फादर की वंशावली चेक की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ फादर की वंशावली चेक की जाएगी। लेकिन हमारा संविधान तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको बराबर अधिकार देता है। तो बाद में इसको चेंज किया गया कि देखो फादर या मदर दोनों में से कोई एक की वंशावली चेक की जाएगी और आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बाय रजिस्ट्रेशन भारत में 7 साल रहिए और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नेचुरलाइजेशन, कि भारत आपके नस नस में समा जाए। आप 10 साल रहिए भारत में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बड़ा योगदान करिए और हमारे संविधान की 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा अगर आपको आती है तो आपको नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे अदनान सामी जी, ये हमारे म्यूजिक फील्ड में बहुत अच्छा काम किए हैं और करीब 10 साल से ज़्यादा रहे हैं और इन्हें भाषा आती, हिंदी भाषा आती ही है, तो इनको भारत की नागरिकता मिल गई। क्लियर? और पांचवा है कि भारत मान लीजिए किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है, इनकॉर्पोरेट कर लेता है, तो उसमें रह रहे जो व्यक्ति विशेष हैं उनको भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। जैसे सिक्किम 1975 में जब सिक्किम का विलय हुआ तो जो सिक्किम में रह रहे लोग थे उनको भारत की नागरिकता मिल गई। क्लियर? और आपकी सिटीजनशिप कितने माध्यम से टर्मिनेट हो सकती है, खत्म हो सकती है, कि आप रिनंसिएट कर दी हूँ, मतलब स्वेच्छा से किसी देश की सिटीजनशिप ले लिए हूँ और भारत की नागरिकता छोड़ दी हूँ, तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। अब टर्मिनेशन का मतलब कि आपने किसी भी देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली हो। अब रिनंसिएशन और टर्मिनेशन में बेसिक अंतर ये होता है कि ये प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू फॉलो होता है रिनंसिएशन, लेकिन टर्मिनेशन में आपने एक्वायर कर लिया और ऑटोमेटिक आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, या आपने कोई गलत काम किया तब भी आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। डेप्रिवेशन का मतलब यही होता है कि पार्लियामेंट कोई कानून द्वारा आपको डिप्राइव कर सकती है भारत की नागरिकता से अगर आपने कोई गलत काम किया। ओके, अब कुछ शब्दावलियां हमारे सम्मुख आती हैं, जैसे पीआईओ कार्ड धारक, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये जो प्रावधान था ये 2015 में समाप्त कर दिया गया, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब यही होता है जैसे कोई माता या पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो और जाके विदेश बस गया हो, तो विदेश में बसे, शादी किया, और अगर जो इनका बेबी हुआ तो वो क्या भारत का नागरिक होने का अधिकारी है? तो हाँ बिल्कुल है, उनको दे दिया जाता है। लेकिन किन किन देशों को छोड़ा जाता है? जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना और अफगानिस्तान। इन 7 देशों के अलावा अन्य देश में रह रहे लोगों को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड दिया जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि उनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है। क्लियर? और इंडियन पासपोर्ट होने से क्या होता है कि आप जानते हैं कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, पूरे भारत में कितनी बार भी आ सकते हैं, और ये 15 सालों के लिए मान्य होता था। ठीक है, इसके लिए कोई आपको सेपरेट वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं कि यूएसए जब जाइए तो कई तरह के वीज़ा लेते हैं, जैसे H1B वीज़ा या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट लेनी है यूएसए में तो उसके लिए अलग तरह का वीज़ा। लेकिन अगर आपके पास पीआईओ कार्ड है भारत में तो आपको इसी से काम चल जाएगा, तरह तरह के वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनको एक काम करना पड़ता था पीआईओ कार्ड होल्डर को कि इनको FRRO में जाके हर 6 महीने रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। देखो भैया हम यहाँ हैं और सही से रह रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। क्लियर? अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि ये जो पीआईओ है ना, इसको मर्ज कर दिया गया OCI में। अब OCI कार्ड होल्डर वो होते हैं जो फॉरेन नेशनल होते हैं और एलिजिबल थे इंडियन सिटीजनशिप हासिल करने के लिए 26 जनवरी 1950 या उसके बाद। क्लियर? लेकिन इसमें किन लोगों को एक्सक्लूड किया गया? जो पाकिस्तान के हों, जो बांग्लादेश के हों, उनको OCI कार्ड नहीं दिया जाएगा और OCI कार्ड होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। NRI आप जानते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो 6 महीने 182 दिन से ज़्यादा भारत से बाहर रहते हो, लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार है। लेकिन OCI कार्ड होल्डर को वोट देने का अधिकार नहीं है, इसलिए OCI कार्ड होल्डर को इंडियन सिटीजन नहीं कहा जाता है। और OCI कार्ड होल्डर को बार बार FRRO में जाके 6 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है और इनको लाइफ लॉन्ग वीज़ा दिया जाता है। मतलब 15 साल वाला जो प्रावधान पीआईओ में था वो खत्म कर दिया गया। क्लियर? तो आप लोगों ने OCI समझा, पीआईओ समझा, कितने तरह से नागरिकता दी जा सकती है, कितने तरह से नागरिकता छीनी जा सकती है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे पूछा जा सकता है
वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसको लेके बहुत सारा बवाल हमारे कंट्री में हुआ था, और एनआरसी। तो दोनों में अंतर क्या है पहले वो जानते हैं, और दोनों में प्रावधान क्या है। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इसलिए लाया गया कि जो हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 कंट्री ध्यान रख लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इसको आप एबीपी न्यूज़ जानते हैं ना, एबीपी न्यूज़, आप उस ट्रिक से याद कर सकते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इनमें जो रिलीजियस माइनॉरिटी रह रही हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, ठीक, जैन, पारसी, अन्य मुस्लिमों को छोड़ के वो भारत की नागरिकता लेने के अधिकारी हो जाते हैं अगर वो 2014 से पहले भारत में आ गए हों। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ऐसी रिलीजियस माइनॉरिटी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रही हो और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हों, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। वो मुस्लिम ना हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो मुस्लिम ना हो। अब एनआरसी का मतलब क्या होता है? एनआरसी सिर्फ और सिर्फ असम के लिए लागू की जाती है, ठीक है। अब आप जानते हैं 1971 में जब इंडिया पाक वॉर हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो बांग्लादेश में जो रह रहे लोग थे, कितने इलीगल माइग्रेंट्स भारत में हुए, खासतौर से असम में, असम के अंदर। तो जब असम में देखा गया कि यार ये लोग घुस आए हैं और हमारे रोजगारों पर अधिकार कर रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर अधिकार कर रहे हैं, हमारी जो जीविकोपार्जन की प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बड़ा दिक्कत की बात है। तो यहाँ फिर प्रोटेस्ट हुआ और बाद में एनआरसी लाया गया और कहा गया कि देखो भैया, 25 मार्च 1971, ये वो डेट है जब इंडिया पाक वॉर हुआ था, 25 मार्च 1971 के पहले अगर तुम भारत आ गए हो या 25 मार्च 1971 तक भी भारत आ गए हो, तब भी तुम्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम इसके बाद आ रहे हो तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा और वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। क्लियर? तो इसमें क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या है कि इसमें सिटीजनशिप आपको दी जा रही है और इसमें आपसे सिटीजनशिप छीनी जाएगी। इसमें आप धार्मिक अल्पसंख्यक होने चाहिए, लेकिन एनआरसी में धर्म से लेना देना नहीं है। अगर आप हिंदू भी हैं और बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स हो गए हैं 25 मार्च 1971 के बाद, तब भी आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है, तब भी आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसमें आपको रिलीजियस माइनॉरिटी होना चाहिए। और जो CAA है ये होल इंडिया पे लागू होता है और एनआरसी सिर्फ और सिर्फ असम में लागू होता है। तो हम लोगों ने CAA समझा, एनआरसी समझा कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में मुख्य प्रावधान क्या है। लेकिन अंत में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी PYQ पिछले 15 सालों में नहीं आया है यूपीएससी में। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, ये इस ट्रेंड से हमें क्या पता चलता है कि हमें इस चैप्टर को, इस टॉपिक को जो प्रायोरिटी है वो कम देनी है, अन्य चैप्टर जिससे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। क्लियर? हमने समझा तो दिया है आपको सारा, आप इससे सारे प्रश्न कर ले जाओगे, ठीक है। लेकिन यूपीएससी में इससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। हाँ, यूपी पीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस में इससे क्वेश्चन बराबर बनते हैं। तो आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।